तो कैसे हैं आप लोग। ये हमारा अगला वीडियो है करंट अफेयर एमसीक्यू सीरीज में, जिसमें 5 और एमसीक्यू कवर करने वाला हूँ डिटेल में। पूरा सोल्यूशन के साथ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। 5 करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यूज आप में से जो लोग 2021 और 22 की तैयारी कर रहे हैं प्री मेंस की, उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब आप कहोगे प्री मेंस में इंपॉर्टेंट कैसे हो गए, तो एमसीक्यू क्लास है। एमसीक्यू क्लास है वो सही है, लेकिन उसके बाद जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इस वजह से ये जो पूरा का पूरा वीडियो है ये प्री और मेंस दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। राइट, आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए 10% डिस्काउंट के लिए यूज़ करना है रेफरल कोड। अच्छा, अगर आपको 35% डिस्काउंट चाहिए अनअकैडमी पे, तो हमारे पास एक ऑफर है, एंड दैट इज़ कि अगर आप 12 मई से पहले, 12 मई से पहले अनअकैडमी का जीएस प्लस ऑप्शनल का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो उस पर आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा रेफरल कोड के थ्रू। तो 35% का आपको इधर डिस्काउंट मिलने वाला है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे, जीएस प्लस ऑप्शनल। साथ के साथ अनअकैडमी एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव लेके आया है, जहाँ पे जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पीछे इंटरव्यू में कई बार अपीयर हुए हैं, ये अब आपको कोच की तरह मिलेंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। लेकिन ये सिर्फ उसमें मिलेंगे जब आप 12 मई तक, 12 मई तक आप आइकॉनिक बैच के लिए एनरोल कर रहे हो, वो भी 2 साल का। 2 साल के आइकॉनिक बैच के लिए अगर आप एनरोल कर रहे हो, तो आपको ये 5 टॉप कोचेस जो हैं इनका आपको मेंटरशिप मिलेगा, और वीकली बेसिस पे आप इनसे जूम पे डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। तो बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, इसको भी आपको एनरोल करना है। बाकी आपको पता है कि 12 मई से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में, और संडे को अपना कॉम्बैट तो होता ही है, तो वो अटेंड करना है यूजिंग द रेफरल कोड मुदित गुप्ता। रेफरल कोड यही यूज़ होगा, मुदित गुप्ता। राइट, लेट्स क्रैक इट। शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 आज का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बारे में यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, हमारे को बताना है कौन सा सही है। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल SpO2, आपने ये टर्म बहुत सुना होगा, अरे उसका तो SpO2 लेवल गिर गया था, उसका SpO2 अभी स्टेबल है। इस तरीके से आपने बहुत बार सुना होगा SpO2। उसे कहते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। द ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल ऑफ द बॉडी इज द रेशियो, एक रेशियो होता है, ऑफ द ऑक्सीजन इन द लंग्स डिवाइडेड बाय the total air capacity of the lungs. Second, the oxygen concentrator device absorbs the air from the atmosphere and increases the concentration of oxygen to support the person having a low SpO2 level. Try and solve this. फिर एक्सप्लेन करता हूं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और SpO2 का पूरा कॉन्सेप्ट। सो द आंसर इज बी, ओनली 2। पहला स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट एकदम सही है। अगर हम बात करें SpO2 की, बेसिकली ये जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल होता है, ये होता है कि आपके जो ब्लड में हेमोग्लोबिन है, आपके ब्लड में जो हेमोग्लोबिन होता है, उस हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन होता है। मतलब जब आप सांस ले रहे हो, आपने ऑक्सीजन खींचा बाहर से, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आपने अपनी बॉडी में लिया। जो आपका ब्लड है, ब्लड आपको पता है गैसेस कैरी करता है, ऑक्सीजन लेके जाता है, CO2 लेके जाता है। आपने ऑक्सीजन खींचा, ये जो ऑक्सीजन आपने खींचा, आपके खून में जो हेमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन उसके साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए बॉडी में 100 हेमोग्लोबिन सेल्स हैं। सपोज करिए, एग्जांपल लेते हैं, बॉडी में 100 हेमोग्लोबिन सेल्स हैं। उन सेल्स में से 91 सेल्स ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं और बाकी 9 सेल्स ऑक्सीजन कैरी नहीं कर रहे, तो आपका जो SpO2 होगा वो हो गया 91%। ये जो ऑक्सीमीटर लगाते हैं उंगली में, ये यही मेजर करता है कि आपकी बॉडी में जो हेमोग्लोबिन सेल्स हैं, उनमें से कितने हेमोग्लोबिन सेल्स में ऑक्सीजन पूरे तरीके से भरा हुआ है, सैचुरेटेड ऑक्सीजन। मतलब ऐसे कितने हेमोग्लोबिन सेल्स हैं दैट आर सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, ये मेजर करता है SpO2 लेवल, सैचुरेशन लेवल। राइट, मतलब कि आपका बॉडी में हेमोग्लोबिन के टोटल सेल्स में से कितने सेल्स आर फिल्ड विद ऑक्सीजन, ये मेजर करता है ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। आइडियली दिस शुड बी 100 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। आपकी बॉडी में जितने सेल हैं सबके सब ऑक्सीजन से सैचुरेटेड हैं, तो उससे ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी 100। अब जितना ज़्यादा ये कम होता रहेगा, 90, 80, 70, ये हमारा डेंजर इंक्रीज करता रहेगा। कि मतलब 70 ऑक्सीजन लेवल का मतलब, 70 ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल का मतलब है कि आपके 30 हेमोग्लोबिन सेल्स अभी काम नहीं कर रहे हैं। 30% हेमोग्लोबिन सेल्स आपके ऑक्सीजन कैरी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 70% कर रहे हैं, विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। मतलब कि ये हमारे को ये बताता है
कि फॉर एग्जांपल अगर 80% ऑक्सीजन लेवल है किसी का, मतलब उसके 20% हेमोग्लोबिन सेल्स खाली पड़े हैं, उनमें कोई हवा नहीं है, और जो बचे हुए 80 सेल हैं उनमें ऑक्सीजन भरी हुई है। इसे कहते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, राइट। ये जितना ज़्यादा उतना बेहतर रहता है, आदमी उतना स्वस्थ रहता है, और ये 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता। जो नॉर्मल रेंज होता है ह्यूमन बॉडी के लिए ऑक्सीजन का, वो होता है 95 टू 100%। मतलब अगर 95% तक चल रहा है तो सही है, ठीक है, मतलब बंदा स्टेबल है। अगर 95 से नीचे जाता है देन दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। अगर हेमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है अगर ये 95% से नीचे जा रहा है तो इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। कहने का मतलब है अगर एक व्यक्ति की ऑक्सीजन 95% से नीचे जा रही है, एक व्यक्ति का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 95% के नीचे जा रहा है, तो हमें उसे एक्सटर्नल ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। ध्यान रखेंगे, अगर किसी भी व्यक्ति का ऑक्सीमीटर में वैल्यू 95% के नीचे जा रही है तो उसे एक्सटर्नल सपोर्ट देना पड़ेगा रेस्पिरेशन का, उसे एक्सटर्नल सपोर्ट देना पड़ेगा ऑक्सीजन का। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। कोरोना के टाइम पे जो ऑक्सीजन का शॉर्टेज हुआ वो इसीलिए हुआ कि कोरोना ने लंग्स को इम्पैक्ट करा। लंग्स ज़्यादा ऑक्सीजन खींच नहीं पाए। लंग्स क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन खींच नहीं पाए इसलिए हमारे हेमोग्लोबिन सेल्स सैचुरेट नहीं हो पाए, और क्योंकि हेमोग्लोबिन सेल्स सैचुरेट नहीं हो पाए इस वजह से वो ऑक्सीमीटर उंगली में लगाने वाला वो जो क्लिप होता है वो दिखा रहा था कि ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। जब भी ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है उस केस में एक्सटर्नल सपोर्ट देना पड़ेगा, राइट। यह है कॉन्सेप्ट SpO2 का और ऑक्सीजन का। अब सवाल उठता है कि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या है। मान लीजिए आपको एक व्यक्ति को ऑक्सीजन सपोर्ट देना है, आपको एक व्यक्ति को ऑक्सीजन सपोर्ट देना है। ऑक्सीजन सपोर्ट दो तरीके से दिया जा सकता है। एक, घर पर यूजिंग अ डिवाइस नोन एज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर करके एक डिवाइस आती है, इसका क्या कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूं। यह डिवाइस यूज करके आप ऑक्सीजन दे सकते हो, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए। जो सिलेंडर आते हैं बड़े बड़े, आपने टीवी वगैरह में आजकल देखे होंगे, ट्रक में सिलेंडर भर के लेके जा रहे हैं। तो दो तरीके से एक बीमार व्यक्ति को हम ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं, या तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डिवाइस के जरिए या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए। ऑक्सीजन अगर हमारे को सिलेंडर के जरिए पहुंचानी है तो पता ही है, सिलेंडर रखा होगा साइड में, उसमें से ट्यूब और मास्क वगैरह लगा के उस व्यक्ति के मुंह पे लगा दिया जाएगा, तो ऑक्सीजन अंदर बॉडी में जाती रहेगी। अगर हम बात करें ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर की, ये एक मशीन होती है जिसको आप घर में ही यूज़ कर सकते हो। सवाल उठता है ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर होता क्या है। आपको पता है कि जो हमारे आसपास का वातावरण है, एटमॉस्फेयर, उसमें 79% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, ठीक है। ये मशीन क्या करेगी, ये जो कॉन्सनट्रेटर मशीन है बाहर से एयर को एब्जॉर्ब करेगी, एयर को एब्जॉर्ब करेगी। उसके बाद इस मशीन के अंदर ऐसा फिनोमिना होता है कि ये नाइट्रोजन को रिमूव करता रहेगा और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन 21% से इंक्रीज करता रहेगा। देखो, जो बाहर से उसने हवा खींची उसमें 79% तो नाइट्रोजन थी, सिर्फ 21% ऑक्सीजन थी। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर डिवाइस जो होती है ये क्या करेगी, बाहर से हवा खींचेगी, नाइट्रोजन को रिमूव करती रहेगी और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाती रहेगी। अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहेगा, इससे क्या होगा कि जो बीमार व्यक्ति है उसके लंग्स में सीधा ऑक्सीजन पहुंच पाएगा, और ऐसा व्यक्ति जिसकी ऑक्सीजन गिर रही है उसको रिफाइंड प्यूरिफाइड ऑक्सीजन मिलती रहेगी। रिफाइंड प्यूरिफाइड मतलब अभी हम एटमॉस्फेयर में सांस ले रहे हैं, मैंने जो हवा एब्जॉर्ब करी उसमें सिर्फ 79% नाइट्रोजन गई और 21% ऑक्सीजन गई। लेकिन अगर हम एक बीमार व्यक्ति को ये प्यूरिफाइड ये ऑक्सीजन दे रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो उस बीमार व्यक्ति को सांस लेने में काफ़ी आसानी रहेगी, राइट। मतलब कि ये क्या कर रहा है, अभी हवा में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन 21% है, इसको इंक्रीज करके 95% तक कर देता है। मतलब कि जो बची हुई आर्गन, नाइट्रोजन और ये सारी गैसेज हैं इनको रिमूव करता रहेगा और 95% तक ऑक्सीजन ले आएगा। 95% कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की हो जाएगी। अब ये जो 95% ऑक्सीजन है, कॉन्सेंट्रेटर में नाइट्रोजन निकाल दी, आर्गन निकाल दी, ऑक्सीजन बची, ये ऑक्सीजन बीमार व्यक्ति को दी जाएगी। यूजुअली ये ऑक्सीजन उन लोगों को दी जाती है जिनका SpO2 लेवल 88 से 92 के बीच में है।
मतलब कि ये जो कॉन्सेंट्रेटर वाला मैकेनिज्म है ये हर कोरोना के केस में यूज नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ माइल्ड कोरोना के केस में यूज हो सकता है। मतलब कि अगर एक व्यक्ति का ऑक्सीजन 88% से 92% के बीच में है तो ही ये आप ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हो यूजिंग द कॉन्सेंट्रेटर। उसके अलावा आप अगर 88 से नीचे जा रही है ऑक्सीजन तो फिर सिलेंडर ही यूज करना पड़ेगा, जो कि हॉस्पिटल में लगता है। आजकल लोग घर में भी लाके लगा लेते हैं। कहने का मतलब है कि जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है फिर वही काम करेगा। मतलब कि सीवियर केसेस में कॉन्सेंट्रेटर काम नहीं कर सकता, सीवियर केसेस में सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर काम करेगा। मतलब कि 88 से 92 के बीच में कॉन्सेंट्रेटर लगा सकते हो। अगर SpO2 लेवल 88 के नीचे जा रहा है, हेमोग्लोबिन सैचुरेशन 88 के नीचे जा रहा है, उस केस में सिलेंडर चाहिए ही होगा। तो ये है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का कॉन्सेप्ट और SpO2 का, राइट। फटाफट अपना स्कोर मेंशन करते रहिएगा कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल नीचे दिया डिस्क्रिप्शन में उसे ज्वाइन कर लीजिए। अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लिक्विडिटी मेजर्स ऑफ RBI। अभी आपको पता है कि शक्तिकांत दास ने एक सरप्राइज मीटिंग बुलाई थी और उन्होंने उसमें कई सारे लिक्विडिटी के मेजर्स अनाउंस करे थे इंडिया में स्लो डाउन को प्रिवेंट करने के लिए। दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट, अंडर द स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन फॉर द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स up to 25% of the priority sector lending can be done to the microfinance institutions. Second, the banks will maintain a COVID loan book and can park their surplus funds of an equivalent amount to the COVID loan book with the RBI at the reverse repo plus 0.25%. आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ट्राई एंड सॉल्व दिस और फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। सो द आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। दोनों स्टेटमेंट्स एक एक करके समझेंगे कि क्या बोला गया है। सबसे पहले RBI ने बोला कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एक स्पेशल कैटेगरी है बैंक्स की जो छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करते हैं। RBI ने बोला कि हम इनको रेपो रेट पे 3 साल के लिए 10,000 करोड़ रुपए का लोन देंगे। ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो ग्रामीण क्षेत्रों वगैरह में छोटे छोटे बोरोवर्स को लोन देते हैं, छोटा छोटा लोन देते हैं, इनको 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे 3 साल के लिए उधारी पे, जिससे कि ये आगे पैसा ये जो छोटे इकोनॉमिक क्लास की जनता है जो छोटे छोटे लोन लेके अपना MSME और व्यवसाय चलाते हैं ये सस्टेन कर पाएं। मतलब कि जो स्मॉल बोरोवर्स हैं, जो स्मॉल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए RBI ने स्मॉल फाइनेंस बैंक को ये 10,000 करोड़ रुपए का लोन देने की बात करी। RBI ने ये बोला कि ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, आपको पता है कि हर बैंक की प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती है कि हर बैंक को एक मिनिमम परसेंटेज स्पेसिफिक सेक्टर्स में पैसा देना होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। RBI ने बोला कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का ये जो पैसा हम दे रहे हैं 10,000 करोड़ रुपए, इसमें से 10% जाना चाहिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो हैं इसका 10% पैसा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को लोन में देंगे। 10% पैसा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को लोन में देंगे। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का मतलब जो बहुत ही छोटे लोन देते हैं, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा छोटे लोन देते हैं उनको बोला जाता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो RBI ने बोला कि हम 3 साल का 10,000 करोड़ रुपए का लोन देंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक को। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो हैं ये आगे छोटे छोटे बोरोवर्स को पैसा देंगे। उन बोरोवर्स में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी आएंगे और ये 10,000 करोड़ रुपए में से 10% पैसा 10,000 करोड़ रुपए में से 10% पैसा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को दिया जाएगा। और ये 10% पैसा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को दिया जा रहा है, इसको हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में काउंट करेंगे। विल काउंट दिस इन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। इसको हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में काउंट करेंगे। सो बात क्या निकल के आई? RBI ने स्मॉल बोरोवर्स जो पिछड़े हुए वर्ग की जनता है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जनता है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, सोशली और कास्ट वाइज बैकवर्ड नहीं कह रहा, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, जो छोटे छोटे पैसे पे पूरा अपना बिजनेस घुमाते हैं
उन छोटे बोरोवर्स की मदद करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक को 10,000 करोड़ रुपए का लोन रेपो रेट पे 3 साल के लिए दिया जाएगा और फिर ये आगे लोन देंगे जिसमें से 10% लोन मैंडेटरीली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को देना पड़ेगा। बेसिकली अभी कुछ टाइम पहले अखबार में न्यूज़ आई थी कि जो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो बहुत ही छोटे छोटे 5-10 हज़ार रुपये के लोन देते हैं इनकी बैलेंस शीट काफ़ी ख़राब हो रही है क्योंकि लॉकडाउन के चलते जिन लोगों ने इनसे पैसा लिया था वो लोग पैसा नहीं लौटा पा रहे हैं। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की बैलेंस शीट को सही करने के लिए आरबीआई ने बोला कि ये जो 10% पैसा है इसको हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में काउंट करेंगे। एज फार एज द सेकेंड स्टेटमेंट इज कंसर्न, अगर सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो सेकेंड स्टेटमेंट था कोविड लोन बुक के बारे में। बेसिकली आरबीआई ने बोला है दैट आरबीआई ने बोला कि जो बैंक्स हैं ये बैंक्स 50,000 करोड़ रुपए के लोन देंगे कोविड से लड़ने के लिए मेडिकल सेक्टर को। जो कंपनियां वैक्सीन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, अलग अलग सिलेंडर, डिवाइसेस, रेमडेसिविर और ये सारी चीज़ें बना रही हैं, पर्टिकुलरली जो कोविड से लड़ने के लिए बना रही हैं, उनको 50,000 करोड़ रुपए के लोन दिए जाएंगे, ऐसा आरबीआई ने बोला। मतलब कि आरबीआई ने बैंक्स को ये बोला कि आप ये कोविड से लड़ने के लिए जो जो लोन दे रहे हो ये कॉपी में लिखते रहो अलग से कि हाँ सिप्ला को 1,000 करोड़ रुपए का लोन दिया वैक्सीन के लिए, कैडिला को 2,000 करोड़ रुपए का लोन दिया वैक्सीन के लिए, डॉक्टर रेड्डी को 5,000 करोड़ रुपए का लोन दिया वैक्सीन के लिए, एक और कंपनी है उसको इंजेक्शन बनाने के लिए लोन दिया। आप ऐसे एक खाता क्रिएट कर लो और इस खाते को हम क्या बोलेंगे, कोविड लोन बुक। कि आपने कोविड से लड़ने के लिए कौन कौन से लोन दिए, इसको हम बोलेंगे कोविड लोन बुक, कोरोना लोन बुक। ठीक है, सवाल उठता है कोविड लोन बुक मतलब कि जो बैंक्स हैं वो स्पेसिफिकली कोरोना से लड़ने के लिए लोन देंगे, उसको अलग से एक नोटबुक में नोट कर लिया जाएगा जिसको बोलेंगे कोविड लोन बुक। सवाल उठता है कि ये कोविड लोन बुक का फायदा क्या है। देखिए अभी क्या हो रहा है, ये आरबीआई है और लेट अस से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास सरप्लस पैसा है, थोड़ा सा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास मान लीजिए थोड़ा सा सरप्लस पैसा है और ये आरबीआई को ये पैसा उधारी में देना चाहते हैं, ये पैसा आरबीआई को उधारी में देना चाहते हैं लाइक दिस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को जो लोन देगा वो देगा रिवर्स रेपो रेट पे। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात कर रहा हूँ ये मैं। अगर मैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात करता हूँ तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो आरबीआई को लोन देगा रिवर्स रेपो रेट पे, जो कि आज की तारीख में चल रहा है 3.35%। मतलब कि आरबीआई जो लोन लेगा एसबीआई से वो लेगा रिवर्स रेपो रेट दैट इज 3.35% पे। ये हो गया नॉर्मल सिनारियो। अब बैंक्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए कि वो कोविड सेक्टर जो है, हेल्थ केयर सेक्टर और उसमें भी पर्टिकुलरली कोविड सेक्टर जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे, आरबीआई ने बोला कि आप अपनी एक कोविड लोन बुक बना लो। अब आरबीआई ने क्या बोला, लेट अस से एसबीआई की कोविड लोन बुक में, ये एसबीआई की कोविड लोन बुक है, सीएलबी कोविड लोन बुक, एसबीआई की इस कोविड लोन बुक में 5,000 करोड़ रुपए लिखे हुए हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 5,000 करोड़ रुपए के लोन दिए कोविड सेक्टर से लड़ने के लिए। नाउ आरबीआई ने बोला कि आपने जितना पैसा कोविड लोन बुक में डाला है उतना ही पैसा आप मेरे को उधारी में दे सकते हो एट रेपो माइनस 0.25%। देखो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या हो रहा था, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो बैंक आरबीआई को लोन दे रहा था वो दे रहा था 3.35%, मतलब कि रिवर्स रेपो रेट पे। लेकिन आरबीआई ने कोविड सेक्टर को लोन देने के लिए इंसेंटिवाइज करने के लिए बोला कि अगर बैंक के पास कोई सरप्लस पैसा है तो वो मेरे को रेपो माइनस 0.25% पे दे सकता है। आज की तारीख में रेपो चल रहा है 4%,
-0.25 करा तो हमारे पास आ गया 3.75%। अच्छा, अब समझ गए कोविड लोन बुक का फायदा क्या है, कि कोविड लोन बुक में आपने अगर 5,000 करोड़ रुपए कंपनी को उधारी में दिए, तो आपके पास अगर सरप्लस में और 5,000 करोड़ रुपए हैं, मतलब कि कोविड लोन बुक जितने पैसे और पड़े हैं अगर इतने ही, तो वो आप आरबीआई को दे सकते हो। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आरबीआई जो आपको पैसा देता है वो देगा रिवर्स रेपो 3.35%, लेकिन क्योंकि आपने कोविड से लड़ने के लिए मदद करी है देश की, तो आरबीआई आपको इंसेंटिव देगा और वो कह रहा है कि 3.35 की जगह मैं आपको 3.75% का इंटरेस्ट दूंगा। कहने का मतलब है जो बैंक्स हैं वो कोविड लोन बुक के जरिए आरबीआई के पास सरप्लस पैसा उधारी में लगा सकते हैं एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये एक तरीके से बैंक्स का इंसेंटिव है। इसके अलावा आपको एक चीज और नोट करनी है, एंड दैट इज कि जितना पैसा कोविड लोन बुक में होगा ये इंसेंटिव सिर्फ उतने पैसे के लिए ही वैलिड है। मतलब कि अगर आपने कोविड लोन बुक में 5,000 करोड़ रुपए लिखे हैं, अगर आपने कोविड लोन बुक में 5,000 करोड़ रुपए लिखे हैं, देन एसबीआई आरबीआई को 5,000 करोड़ रुपए तक ही पैसे दे सकता है। 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़ एटसेट्रा। 6,000 करोड़ नहीं दे सकता क्योंकि कोविड लोन बुक में सिर्फ 5,000 करोड़ लिखे हैं। तो ये है पूरा का पूरा मेडिकल सेक्टर का कॉन्सेप्ट और कोविड लोन बुक का कॉन्सेप्ट। राइट, बैंक्स को मोटिवेट करने के लिए और स्मॉल सेक्टर को मोटिवेट करने के लिए आरबीआई ने 2 चीजें अनाउंस करी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्कोर जरूर मेंशन करना और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018। फर्स्ट, the central list of socially and educationally backward classes is notified by the president and can be modified by the National Commission for Backward Classes. Second, the state list of the socially and the educationally backward classes is notified by the respective state governor and can be modified by the president on the recommendations of the Union Council of Ministers. जो socially and educationally backward classes हैं, आर्टिकल 338B और आर्टिकल 342A के अंडर, उनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि एग्जैक्टली क्या सिनारियो है। ट्राई एंड सॉल्व दिस। सो द आंसर इज डी, नाइदर वन नॉट टू। दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक जजमेंट पास करी है रिगार्डिंग the constitutional validity of 102nd Amendment Act 2018। तो अब पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, उससे पहले मैं आपको एक हिंदुस्तान के बारे में बात बताना चाहूंगा। अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो यहां पे आपको पता है कि हम बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देते हैं। कॉन्सेप्ट समझिए, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। हमारे यहां 2 तरीके की ओबीसी लिस्ट बनती है। एक बनती है सेंट्रल लेवल की और एक बनती है स्टेट लेवल की। जो सेंट्रल लेवल की ओबीसी लिस्ट है ये यूज होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें रिजर्वेशन के लिए। और जो स्टेट गवर्नमेंट की ओबीसी लिस्ट है ये यूज होती है स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन के लिए। ये जो 102nd अमेंडमेंट एक्ट है, इससे पहले क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी लिस्ट अपने आप बनाते थे और स्टेट गवर्नमेंट अपनी लिस्ट अपने आप बनाते थे। ध्यान से सुनो, रिपीट कर रहा हूं, इस अमेंडमेंट एक्ट से पहले 2018 के अमेंडमेंट से पहले केंद्र की सरकार अपने जो ओबीसी लिस्ट है वो खुद बनाती थी और स्टेट गवर्नमेंट अपनी ओबीसी लिस्ट खुद बनाती थी। अब 102nd अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 342A, आर्टिकल 342A, इसके अंदर यह बोला गया कि चाहे स्टेट की लिस्ट हो चाहे सेंटर की ओबीसी लिस्ट हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति निकाल सकता है और उनका नाम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट सेंटर और स्टेट दोनों की ओबीसी लिस्ट बना सकते हैं।
ये काम करते हुए, ओबीसी लिस्ट निकालते हुए राष्ट्रपति नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की मदद ले सकते हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की मदद ले सकते हैं। यह कमीशन दी हुई है आर्टिकल 338 बी के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर है, न्यूज में बहुत ज्यादा रहा है, याद रखेंगे इसे। आर्टिकल 338 बी के अंदर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस दिया हुआ है। इसकी सहायता से प्रेसिडेंट सेंटर और स्टेट की ओबीसी लिस्ट निकालेंगे। अगर हम बात करें स्टेट की लिस्ट की, मैंने क्या बताया, प्रेसिडेंट निकालेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट ये लिस्ट निकालते हुए एक बार गवर्नर के साथ कंसल्ट करेंगे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नर के साथ कंसल्ट करेंगे। तो प्रोसेस रिपीट करते हुए, ओबीसी लिस्ट प्रेसिडेंट निकालेंगे इस अमेंडमेंट के बाद से, मतलब कि 102nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद से प्रेसिडेंट निकालेंगे। इस अमेंडमेंट के पहले से स्टेट अपनी खुद निकालती थी लिस्ट और सेंटर अपनी लिस्ट खुद निकालता था। 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 के बाद से प्रेसिडेंट निकालेंगे दोनों लिस्ट, स्टेट्स की भी सेंटर की भी। इसमें वो 338 बी के अंडर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की मदद ले सकते हैं। साथ के साथ जब ये स्टेट की लिस्ट निकालेंगे तो उसमें गवर्नर के साथ कंसल्टेशन कर सकते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यह बोला कि अगर ये जो लिस्ट है ये मॉडिफाई करनी है तो ये लिस्ट सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मॉडिफाई कर सकता है। ये लिस्ट सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मॉडिफाई कर सकता है। और सेम बात आर्टिकल 342 ए में भी बोली गई है। आर्टिकल 342 ए में भी सेम बात बोली गई है कि अगर ये लिस्ट ओबीसी लिस्ट जो है, अगर ये हमारे को लिस्ट मॉडिफाई करनी है, चेंज करनी है, किसी का नाम डालना है या हटाना है, तो फिर यह काम सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कर सकता है। इसीलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। अभी और एनालिसिस बाकी है इसमें, रुको। एक चीज जो अपने को ध्यान रखनी है वो ये है कि जो ये बैकवर्डनेस डिफाइन की जाती है लिस्ट में, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट, ये जो बैकवर्डनेस डिफाइन करी जाती है ये की जाती है सोशल ग्राउंड्स पे, सोशल बैकवर्डनेस एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। सोशल बैकवर्डनेस एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस मतलब कि इस ओबीसी लिस्ट में हम इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं ले रहे, हम सिर्फ ले रहे हैं सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। कहने का मतलब है अगर हम 2018 से पहले का और आज का सिनारियो कंसिडर करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि स्टेट्स की जो ओबीसी को रिकॉग्नाइज करने की पावर है वो थोड़ी सी कम हो चुकी है। पहले स्टेट अपनी लिस्ट खुद निकालते थे, लेकिन अब से स्टेट की लिस्ट भी प्रेसिडेंट निकालेंगे आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मॉडिफाई कर सकता है। आज का चौथा सवाल, स्कोर जरूर मेंशन करना और टेलीग्राम दिया हुआ नीचे ज्वाइन कर लेना। Consider the following statements about the food price index of the Food and Agriculture Organization। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो एक फूड प्राइस इंडेक्स निकालती है। ये कह रहा है इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दी हुई है, कंसिडर करो। नंबर 1, द फूड प्राइस इंडेक्स इज अ बास्केट ऑफ 5 commodities इंक्लूडिंग सीरियल्स, ऑयल सीड्स, शुगर, मीट एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सेकेंड, the food price index is published every month with the base year of 2014-16। 14-15 नहीं, 14-16 लिखा है। Each of the 5 commodities in that index are given a weight on the basis of their calorie count। मतलब कि जिसमें जितनी कैलोरीज हैं उसके हिसाब से इनको वेट दिया जाता है फूड प्राइस इंडेक्स में। ट्राई एंड सॉल्व दिस, फिर डिस्कस करते हैं। ये रहा फूड प्राइस इंडेक्स है। ये बेसिकली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हर महीने पब्लिश करता है विद द बेस ईयर ऑफ 2014-16। सेकेंड स्टेटमेंट सही है। ये रहा फूड प्राइस इंडेक्स है। ये 5 कमोडिटीज की बास्केट है कंप्राइजिंग ऑफ सीरियल्स, ऑयल सीड्स, शुगर, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं, डेयरी प्रोडक्ट्स। ये 5 कैटेगरीज हैं इधर
ये 5 कैटेगरीज हैं इधर जिनको वेट दिया गया है फूड प्राइस इंडेक्स में। ये जो फूड प्राइस इंडेक्स है ये हमारे को बताता है कि दुनिया में खाने का दाम कितना ऊपर नीचे जा रहा है और दुनिया में फूड इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा है। इसमें जो 5 कैटेगरीज हैं, सीरियल्स, ऑयल सीड, शुगर, डेयरी और मीट, इनको जो वेट दिया गया है वो कैलोरी के बेसिस पे नहीं, वो इनके एक्सपोर्ट शेयर के बेसिस पे दिया गया है। जो इनको एवरेज वेट अलॉट हुआ है, जो इनको एवरेज वेट दिया गया है, वो दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपोर्ट शेयर, कि इनका एक्सपोर्ट शेयर कितना है। रिसेंटली जो फूड प्राइस इंडेक्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिश होता है, उसमें दिखाया जाता है कि दुनिया में खाने का दाम तेजी से बढ़ रहा है, पर्टिकुलरली शुगर का सबसे ज़्यादा दाम बढ़ रहा है इस टाइम पे, वो शुगर का दाम बढ़ रहा है। और इसीलिए जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसने बोला कि सीरियल्स का दाम बढ़ चुका, डेयरी मीट का दाम बढ़ चुका, शुगर का दाम अभी बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में वीट का दाम कम हो सकता है, ऐसा प्रोजेक्शन है। बेसिकली फूड प्राइस इंडेक्स हमारे को ये बताता है कि दुनिया में खाने को लेके कितनी महंगाई है, राइट। आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहूंगा, जितने भी एमसीक्यूज आप देख रहे हो ये सारे के सारे एमसीक्यूज मैंने खुद बनाया। आप सारे के सारे गूगल सर्च कर सकते हो, आपको कहीं नहीं मिलेगा कोई भी एमसीक्यू। काफ़ी मेहनत लगती है हर एक एमसीक्यू को बनाने में, कम से कम 25 से 30 मिनट जाते हैं एक एमसीक्यू को बनाने में, सोचने में, उनकी स्टेटमेंट सोचने में। तो इनको डिलीजेंटली करिए और हर एमसीक्यू आपको एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट मिलेगा। एक भी एमसीक्यू आपको ऐसा नहीं मिलेगा, पर्सनल गारंटी है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रेलेवेंट ना लगे, राइट। स्कोर जरूर मेंशन करना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आखिरी क्वेश्चन आज का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेस्टर्न यूरोप। मैप बेस्ड सवाल है। द चैनल आइलैंड्स लाई टू द वेस्ट ऑफ सेंट जॉर्जेस चैनल। द शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच चैनल आइलैंड फ्रॉम स्पेन is through the Bay of Biscay. Which is correct? So the answer is B, only 2. Second statement सही है, first statement incorrect है। ये जो चैनल आइलैंड्स हैं ये आपको मिलेंगे फ्रांस और यूके के बीच में। ये यूके है, ये फ्रांस है और ये इनके बीच में ये एरिया, इसे बोलते हैं इंग्लिश चैनल। फ्रांस और यूके के बीच का जो एरिया है इसे बोलते हैं इंग्लिश चैनल। इस इंग्लिश चैनल में 2 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और 1-2 छोटे आइलैंड्स और हैं जिनको पूरे ग्रुप को बोला जाता है चैनल आइलैंड्स। ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है छोटा सा, इन्हें बोला जाता है चैनल आइलैंड्स। और इनमें से एक आइलैंड है जर्सी आइलैंड। जर्सी आइलैंड, ये देखो ये वाला, ये फ्रांस की बाउंड्री के पास इंग्लिश चैनल में फ्रांस और यूके के बीच में ये छोटा सा ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसको बोला जाता है चैनल आइलैंड। और उसमें से ये वाला जो नीचे वाला आइलैंड है इसको बोलते हैं जर्सी आइलैंड। और इधर फ्रांस और यूके के बीच में ये है डोवर स्ट्रेट। डोवर स्ट्रेट ये है इंग्लिश चैनल। ये है यूके, ये है आयरलैंड। यूके और आयरलैंड की बीच में यहां पे ये है सेंट जॉर्जेस चैनल। सेंट जॉर्जेस चैनल। ये 3 चीजें हमारे को ध्यान रखनी है, सेंट जॉर्जेस चैनल, डोवर स्ट्रेट, इंग्लिश चैनल। हमारे को दिख रहा है कि सेंट जॉर्जेस चैनल के साउथ ईस्ट में ये चैनल आइलैंड लाई करते हैं। डोवर स्ट्रेट के साउथ वेस्ट में ये चैनल आइलैंड लाई करते हैं इंग्लिश चैनल में। ये है यूके, ये है सेंट जॉर्जेस चैनल, ये है चैनल आइलैंड और उसमें भी नीचे वाला ये है जर्सी आइलैंड, ये है डोवर स्ट्रेट। राइट। दुनिया के मैप पे अगर देखें
ये है यूके, आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। ये है फ्रांस, यहां पे ये इधर यहां पे हैं चैनल आइलैंड्स। ये चैनल आइलैंड न्यूज में इसलिए हैं क्योंकि इन चैनल आइलैंड्स में, पर्टिकुलरली जर्सी आइलैंड में, इधर फ्रांस और यूके के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है फिशिंग को लेके। वो ये कहता है यूके कि यहाँ पे जो फिशेज हैं वो मैं पकड़ूंगा, फ्रांस कहता है इधर फिशेज मेरी हैं। तो यूके और फ्रांस के बीच में जर्सी आइलैंड में और चैनल आइलैंड में, इंग्लिश चैनल में बेसिकली, ये देखो ये इंग्लिश चैनल ही तो हुआ, मैंने क्या बताया, ये इंग्लिश चैनल है। यहाँ पे इंग्लिश चैनल में फ्रांस यूके के बीच में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रिगार्डिंग फिशिंग, इसलिए करंट अफेयर्स में था। राइट, रेफरल कोड आपको पता है, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। अनअकैडमी का आपको पता है, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन 35% ऑफ। इसी के साथ अनअकैडमी 2 साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने पे अनअकैडमी के टॉप मेंटर्स आपको मिलेंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। राइट, लेट्स क्रैक इट।